वर्ल्ड मीडिया की यह परंपरा रही है कि हम अच्छे साक्षात्कार लेते आए हैं, अच्छी संस्थाओं के दर्शन कराते आए हैं आपको, और सद्भावना में जो लोग लगे हुए हैं उनके भी हम साक्षात्कार लेते रहें। आज झाबुआ में हमारी वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है। हम लेने जा रहे हैं एक ऐसे महानुभाव का साक्षात्कार जिन्होंने सद्भावना के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। वे युवा हैं, उनका नाम है राकी साहा जी। राकी साहा जी, आपका अभिनंदन है। हम प्रथम सवाल ये करना चाह रहे थे कि आप कब से संन्यास आपने ले लिया? संन्यास लेने के पूर्व ही मैं सन 2001 में अपने परिवार को उनसे विदा लेकर समाज सेवा के लिए अपना घर छोड़ चुका था जी। और उसके बाद विभिन्न स्थानों पर पढ़ाई करने के बाद मास्टर्स ग्रेजुएशन सब कुछ ख़त्म किया और उसके बाद सन 2012 में मैंने आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए और अपना जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। आपके पिताजी का शुभ नाम? मेरे पिताजी का शुभ नाम श्री राजेश शाह और माताजी का शुभ नाम? उनका नाम शीला शाह। कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि आप समाज सेवा में आ गए, धार्मिक कार्य करने लग गए, आप सद्भावना का कार्य करने लग गए? सद्भावना मेरे जीवन में, मैं यूं कहूं कि बचपन से ही सभी धर्मों के प्रति सम्मान आदर का भाव मेरे जीवन में रहा है। संक्षिप्त में बताऊं तो मेरा जन्म एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हुआ, रतलाम में ही जी। और वहाँ पे 90% आबादी हमारे मुस्लिम भाई बहनों की थी। हाँ। और मैं वहाँ पर उनके बीच पला बड़ा और साथ ही साथ प्रत्येक रविवार को चर्च जाना हमारे धार्मिक परंपरा का हिस्सा रहा। तो मैं अपने धर्म को सीखता गया, मुस्लिम धर्म को भी सीखता गया। जी। जब मैं मिडिल स्कूल में गया, मेरे पिताजी रेलवे में थे तो हमको रेलवे क्वार्टर्स मिला। तब हम रेलवे क्वार्टर में शिफ्ट होने पर जिस क्षेत्र में गया वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। तो मैं फिर हिंदू समाज के मित्रों में और अच्छे लोगों के बीच पला बढ़ा। तो मैंने उस समय हिंदू धर्म के बारे में सीखा और अपने धर्म में आगे बढ़ता गया और इसी प्रकार मैं सभी धर्मों को समझता गया, उनके बारे में अच्छाइयाँ सीखता गया। तो तब से ही मेरा हृदय सबों के धर्मों के प्रति सम्मान का भाव जागृत है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। आपसे एक पूरक सवाल और हम करने जा रहे थे कि देश में नफ़रत का माहौल है, हिंदू मुसलमान के अपन दंगे की खबरें पढ़ते हैं, ख्रिस्ती समाज को ये बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये सब देख के कैसा लगता है? क्या सुझाव होंगे देश को मजबूत बनाने के लिए? हमारा देश सद्भाव पर और संविधान पर चलता है। जी। हमने हमारी आज़ादी हमारे वीरों के द्वारा आज़ादी के जितने वीर रहे हैं, चाहे हम लक्ष्मीबाई जी से शुरू करें, उनकी क्रांतिकारी आज़ादी की लड़ाई से शुरू करें, चाहे हम उस समय की नेशनल कांग्रेस जो आज़ादी के पूर्व लड़ी उनके बारे में याद करें, और देश के कई वीरों को हम याद कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए ऐसे लोगों को हमने इतिहास में देखा है। मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, इसलिए इतिहास में कभी पढ़ा है, सुना है और उनके बारे में जाना है। वर्तमान की जो परिस्थितियां है, देश को, मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, अगर देश को मजबूत करना है तो उसके लिए व्यक्तिगत सक्षमता जरूरी है। और व्यक्तिगत सक्षमता तभी संभव है जब मैं किसी ऐसी विचारधारा के लिए काम ना करूं जो मुझे मेरे पड़ोसी के बारे में सोचने पे मजबूर ना करे। ऐसे विचारों को मेरे जीवन में रहना आवश्यक है जो मुझे दिन प्रतिदिन यह बेचैनी पैदा करे कि क्या मेरा पड़ोसी ठीक है, क्या मेरा पड़ोसी खुश है, क्या मेरे पड़ोसी को कोई दुख तकलीफ तो नहीं। अगर ऐसी विचारधारा हमारे समाज में प्रत्येक लोगों में आ जाए तो मेरा मानना है कि कैसी भी संस्था, कैसी भी विचारधारा हो जो भारत की
संप्रभुता को तोड़ने का प्रयास करती है, उससे हम बच सकते हैं। फादर जी, आपके बारे में जब आप बहुत छोटे थे, हमें रतलाम के लोगों ने बताया कि आप मुस्लिम समाज के लोगों के लिए भी चंदा मांगा करते थे। सद्भावना का बड़ा वातावरण था, बड़ा खूबसूरत वातावरण। आप रेवड़ी भी खाया करते थे, ताजिए भी देखा करते थे, तो क्या संस्मरण सुनाएंगे? जैसा कि आपने मेरी पुरानी चीज़ों को ताज़ा किया है, यादों को। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि मेरा जन्म एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हुआ था, तो वहाँ जितने भी उत्सव होते थे, चाहे वो रमज़ान के महीने हो, उनके पावन समय, और चाहे ताज़िया निकालने की बारी हो, चाहे छबील का लोग जब एकत्रित होते हैं, चाहे हम उनके से कुंडे भरते हैं, तो कुंडे के समय घर पे जाना, फिर या चाहे मीठी ईद हो, चाहे बकरा ईद हो, उन सभी चीज़ों से हमने देखा, अनुभव किया, और उनके साथ हमने खुशियाँ बांटी है और उनके दुख में शरीक भी हुए। छोटे थे इसलिए हम जो दोस्त होते थे, हम नहीं पूछते थे आप कौन सी जात के हो, आप कौन से धर्म के हो, हम दोस्त थे। तो इसीलिए जब बोलते थे हमारा रमज़ान शुरू हो रहा है, तो हम लोग बोलते थे रमज़ान शुरू हो गया। हम लोग छोटे थे, तो जब इफ्तियार का समय होता था तो वो हमको बुलाते थे, चलो आ जाओ आ जाओ, और हम सब मिलकर मस्जिद की तरफ देखा करते थे। 5 मिनट जो भी उनका समय रहता था, उस समय इफ्तार के लिए जब मस्जिद से अजान की जाती थी और अनाउंसमेंट होता था कि इफ्तियार अब कर लीजिए, रोज़ा खोल लीजिए, तो हम सब बैठकर एक साथ उनके साथ उनका रोज़ा खुलता था। हम रोज़ा नहीं रहते, पर हम लोग साथ बैठते थे। जब छबील का चंदा लेना होता था कि भाई हम छबील करते, हम सब इकट्ठे रहते थे। ये बाद में सब विचार आया कि नहीं, मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है, ये सब भेदभाव समाज में बहुत बाद में लोगों को एक दूसरे से बांटने के लिए, समाज के सद्भाव को ख़त्म करने के लिए लोगों ने फूट डाला। ये इस फूट को ख़त्म करने के लिए आपके प्रयास जारी हैं। आपको बचपन का और कुछ नाम था? बचपन का मुझे प्यार से घर में अश्विन कहते हैं। अश्विन के? हाँ, अश्विन। अब हम मूल मुद्दे पर आ रहे हैं, जिसके लिए हम झाबुआ में आए हुए हैं। फादर जी, आप झाबुआ डायसिस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं कैथलिक डायसिस झाबुआ के लिए अपने जीवन को समर्पित कर यहाँ के लोगों की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। कैथलिक डायसिस झाबुआ की उत्पत्ति कैथलिक डायसिस इंदौर और कैथलिक डायसिस उदयपुर के भागों से मिलकर हुई, जिसकी संरचना की परिकल्पना स्वर्गीय बिशप जॉर्ज अनाथिल जी के द्वारा की गई थी, और उनका प्रयास से हमें नए धर्म प्रांत, नई डायसिस मिली, जिसके प्रथम बिशप वर्तमान के इंदौर धर्म प्रांत के इंदौर डायसिस के बिशप टीजे चाको है। वे झाबुआ डायसिस के पहले बिशप थे, और उन्होंने जो उनके शुरू के 5 वर्षों में डायसिस के लिए एक योजना बनाई कि किस प्रकार इस डायसिस के लिए सर्वांगीण विकास किया जाए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए। चूँकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारी परिस्थितियाँ, विकट परिस्थितियाँ थी। आज से जो 20 साल 21 साल पहले उनके आने के बाद उनकी बहुत अच्छी सोच रही, और उस सोच का नतीजा मिला कि हमारे पास हमारे स्कूल्स, हमारे हॉस्टल सशक्त हुए, और हमारे अस्पताल सशक्त हुए, डिस्पेंसरियाँ थी बहुत सारी। इन सभी स्थानों को सशक्तिकरण करने के बाद लोगों को बहुत सारा लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ पर समाज सेवा के क्षेत्र में उनका निरंतर प्रयास उनके कार्यकाल में रहा कि कैसे अधिक से अधिक लोग बिना किसी जाति भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, सबों के लिए, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं, सबों का साथ, सबों का विकास। वही गुण, वही चीज़ हमने हमारे बिशप चाको जी में देखा। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सबों को हमारे डायसिस के द्वारा अच्छे अच्छे कार्यों को प्रकट करें। जी, ये डायसिस में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? हमारे इस डायसिस के अंदर 5 जिले आते हैं और एक तहसील आती है। 5 जिलों में झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम,
मंदसौर, नीमच और धार जिले का सरदारपुर तहसील। आप एक चैनल भी प्रसारित करते हैं, क्या नाम है उसका? उसका नाम मैंने सद्भावना रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बचपन से ही हमारे भारत देश के दो मुख्य धर्मों के बीच में पला बढ़ा, मुस्लिम्स और उसके बाद हिंदू धर्म में भी। तो मेरे दोनों के प्रति, दोनों को मेरी बहुत अच्छी जानकारी है और उनके धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी है। तो मुझे यही लगता है कि हमारा देश बहुत सुंदर देश है, जहाँ पर हमें सारे मौसम मिलते हैं, ऋतुएं मिलती है। जो ठंड, जो बर्फ़ हमें बड़े बड़े जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बड़ी जगहों पे जहाँ मिल सकती है, वो हमें कश्मीर में मिल जाती है। जो सारा का मरुस्थल है, वहाँ की रेत, वो सब हमें राजस्थान में मिल जाती है। पठार हमें दूसरे जो विश्व के, हमें मालवा क्षेत्र में पठार मिल जाते हैं। तो हम जिस परिस्थिति में, बहुत ही सुंदर हमारा भारत है और इस भारत को सुंदर बनाए रखने के लिए यहाँ के लोगों को भी सुंदर होना जरूरी है। इसीलिए सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलकर इस देश की सशक्तिकरण के लिए आगे कार्य करना, इस देश को मजबूत करने के लिए कार्यों के लिए आगे बढ़ना, सभी धर्मों का एक साथ एक मंच पर आना बहुत जरूरी है, जो सबों के लिए शांति का कार्य करे। इसलिए मैंने मेरे इस ऑफिस का नाम भी और हमारे चैनल है यूट्यूब, उसका नाम भी सद्भावना रखा। एक पत्रिका का भी आप प्रकाशन करते हैं, उसका क्या नाम है? जी, यह मेरी कैथलिक डायोसीस झाबुआ की पत्रिका है, समन्वय जिसका नाम है, जिसके अंदर हम इसको त्रैमासिक चलाते हैं, तो उसका यहाँ से प्रकाशन भी किया जाता है। इस क्षेत्र में ऐसे कौन से एनजीओ हैं, उनके नाम बताइए आप, जो कि आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं? ये प्रश्न बड़ा ही विकट है कि कौन अच्छे कार्य कर रहे हैं, कौन दिखावे के कार्य कर रहे हैं। एनजीओ आजकल हर कोई अपना एक एनजीओ बना लेता है। गली गली में एक बोर्ड मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और वो दान ले लेंगे और बोलते हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर मैं एक दो संस्थाओं को जानता हूँ जो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रगति संस्था है जो यहाँ के आदिवासी लोगों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उनका जो योजना है, उनके सिद्धांत है, बड़े ही सुंदर, जमीन से जुड़े हुए सिद्धांत हैं। पहला, वे प्रकृति प्रेमी हैं क्योंकि ये आदिवासियों का स्थान है। प्रकृति प्रेमी होने के कारण वे निरंतर प्रकृति को बचाने के लिए वृक्षारोपण जैसा महत्वपूर्ण कार्य प्रतिवर्ष करते हैं। हजारों की संख्या, 20,000 कभी 40,000 वृक्षों को उनके द्वारा न केवल लगवाया जाता है बल्कि उसकी देख रेख करने में लोगों का सहयोग किया जाता है। उनकी पूरी कोशिश रहती है कि जो पौधा लगाया गया है वो पौधा वृक्ष के रूप में तब्दील हो। साथ ही साथ हमारे लोगों को, आदिवासियों की परंपराओं से जोड़े रखने के लिए ये संस्था निरंतर कार्य कर रही है। हमारे आदिवासी लोग, जो भोजन पद्धति थी, जो पुराने किस्म के छोटे अनाज थे, जो विलुप्त होते जा रहे हैं, ये संस्था के द्वारा अलग अलग झाबुआ क्षेत्र में प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं। उन बीजों का प्रदर्शन किया जाता है जो पूर्वज उनके खाया करते थे, उपयोग में लेते थे, जो आज वर्तमान में हम कहते हैं पढ़े लिखे लोग, तो पढ़े लिखे लोग परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। तो इस संस्था का उद्देश्य ये, पढ़ना लिखना जीवन में जरूरी है, परंतु उसके साथ ही साथ अपनी परंपरा से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। वही कार्य में प्रगति संस्थान में जानता हूँ, वो निरंतर अच्छा कार्य। कितने साल से संचालित है संस्था? प्रगति संस्था लगभग 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। जी, एक सवाल आपसे और है कि इस क्षेत्र में कुछ लोग धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं, कार्य नहीं करने दे रहे हैं। नारायणपुर में भी ये स्थिति है, मेघनगर में भी ये स्थिति है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे झाबुआ जिले में एक ज्वलंत मुद्दा है और कई लोग इस पर अपनी अपनी राय प्रकट करते हैं। मेरा मानना है कि जो दोषारोपण लगाया जाता है कि जबरन धर्मांतरण कर दिया गया या लाभपूर्वक और लोभपूर्वक, ये दोनों चीज़ को प्रदर्शित किया जाता है। जहाँ कहीं प्रार्थना चलती रहती है तो उस प्रार्थना जो कि ईसाई लोगों के बीच में ही चलती रहती है, उसे भी धर्मांतरण का एक टैग दे दिया जाता है कि यह धर्मांतरण हो रहा है। वास्तविकता इससे कहीं दूर है। यदि आप यहाँ के पढ़े लिखे लोगों से पूछते हैं, जो इन संस्थाओं में पढ़ कर निकले हैं,
वे आपको बताएंगे कि उन्होंने ना तो किसी का धर्मांतरण होते हुए देखा, ना ही उनका धर्मांतरण हुआ है। क्योंकि अगर यहाँ की मिशनरीज जो 120-130 साल वर्ष पुराने यहाँ पर आए, जिन्होंने अपना जीवन इसी जमीन के लिए समर्पित किया और यहीं पर दफन हो गए। जो हम कहते हैं, हम हमारे यहाँ के मिशनरी सबसे पहले जो याद करते हैं फादर चार्ल्स, जिन्होंने आदिवासियों के क्षेत्र में प्रवेश किया, यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराया। उस समय उनके लिए समाज सेवा के कार्य 110-120 वर्ष पूर्व जो शुरू किए गए मिशनरियों के द्वारा, अगर उनका ऐसा कोई उद्देश्य होता तो मेरा मानना है कि सारा ये क्षेत्र ही आपको ईसाई मिलता, पर ऐसा नहीं। हम बहुत कम लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। हम अपने समाज में हमारे जो ईसाई लोग हैं, उन ईसाई लोगों के लिए भी कार्य करते हैं, दूसरों के लिए भी कार्य करते हैं। हम सिर्फ हमारे धार्मिक आयोजन हमारे ईसाई लोगों के लिए ही करते हैं। एक सवाल आपसे, आज के इंटरव्यू का अंतिम सवाल है। हम ये आपसे पूछ रहे थे कि झाबुआ क्षेत्र में, ये आदिवासी क्षेत्र में क्या क्या मुख्य समस्या है, क्या बताना चाहेंगे आप? जैसे मेडिकल कॉलेज। सबसे बड़ी यदि मैं समस्या बताऊं तो समस्या है व्यक्तिगत स्वार्थ। ये सबसे बड़ी समस्या है, न केवल इस जिले में, सभी स्थानों में लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ होता है और स्वार्थ सिद्धि के लिए, स्वयं के ज़्यादा विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए वे लोग चाहते हैं अधिक से अधिक मेरे पास, दूसरों को सुविधाएं ना। और यदि इस क्षेत्र में देखा जाए तो मैंने अधिकतर वही अनुभव किया। मैं इस जिले में लगभग 16 से 17 वर्षों से जुड़ा हुआ। प्रॉपर झाबुआ में मैं 8 वर्षों से। मैंने इस जिले में और इस झाबुआ शहर में यही देखा कि जो गरीब जिनके घरों में मैं घूम चुका हूँ आज से 15 साल पहले भी, कच्चे मकान, उनके घर में जो 4 बर्तन, घर में सभी लोग चाहे मजदूरी कर लें, कमा लेंगे, परंतु सामाजिक परिस्थितियों के कारण इतने दबे हुए हैं कि परिस्थितियां वैसी ही। अवश्य ही हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकान दे दिए गए, मकान दिए गए, उसके लिए कोई दो राय नहीं, परंतु उन मकानों में क्या है? उन मकानों में यदि आप जाएंगे तो कहीं जानवर बंधे मिलेंगे, बकरियां बंधी मिलेगी, शौचालय के नाम पर सभी जगह शौचालय के वितरण किए गए, वहाँ पे आपको घास मिलेगी, अंदर चारा मिलेगा, उसके ऊपर भी जमा देंगे। चीज़ों का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। कारण है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया गया, परंतु मिशनरियों के द्वारा बहुत कुछ किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध कराई, परंतु उन सुविधाओं पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि क्या वह सब सुविधाएं बिल्कुल नीचे के तबके के लोगों तक पहुंच पा रही है। कारण ये भी हो सकता है कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए, स्कूल्स हैं पर टीचरों को शिक्षा का कार्य करने के अलावा बहुत सारे कार्य दे दिए जाते हैं। आप जनगणना के लिए चले जाओ, आप चुनावी इस नीति के लिए चले जाओ, या आपको ये योजना के लिए आपको कार्य करना है, कोई नई योजना आपका उसको सर्वे करना है, उन सब चीज़ों में शिक्षक शिक्षिकाओं को व्यस्त कर दिया जाता है। माता पिता देखते हैं पढ़ाई तो हो नहीं रही है, पढ़ाई नहीं हो रही तो चलो खेतों में काम कर लो, नहीं तो फिर चलो दाड़की के लिए या मजदूरी के लिए हम गुजरात चले चलते हैं, हमारे साथ चलो 2-3 महीने काम करना, बाद में आके परीक्षा लिख देना। तो यदि ऐसी शिक्षा व्यवस्था रहेगी और हमारे लोग सिर्फ पलायन पे ज़्यादा निर्भर रहेंगे तो इस क्षेत्र को बहुत समस्या होती है। पलायन सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर रोजगार नहीं है, इसलिए लोग मजदूरी के लिए राजस्थान और गुजरात की ओर मुड़ जाते हैं। वहाँ पे उन्हें ज़्यादा मजदूरी मिलती है, वहाँ से आते हैं, परंतु जाने से पहले जो वो कर्जा करके जाते हैं, जाते जब ही है जब कर्जा ज़्यादा हो जाता है। कर्जा ज़्यादा हो जाता है तो फिर काम करने जाना है और आने का उसी कर्जे को छुड़ाना पड़ता है। कर्जा होने का मुख्य कारण यहाँ पर है यहाँ की विवाह पद्धति, जो सामाजिक पद्धति चली आई है। कुछ लालची लोगों ने उसे अपने मतलब के लिए बहुत अधिक बढ़ा दिया है, जो आज
पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्होंने अवश्य ही इस परंपरा को अब कम कर दिया है कि लड़की को हमें देना है या लड़की वाले मांगेंगे। पढ़े लिखे लोग उससे बहुत अब दूर जाते जा रहे, समझदार हो गए हैं। परंतु आज भी गांव में चांदी 500 ग्राम या 1 किलो या 2 किलो, निर्भर है क्षमता के अनुसार व्यक्ति सामने वाला कितना अमीर है लड़का, और नगद और दूसरे खर्चे सब करके मतलब एक शादी में 4 से 5 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं। अब उस 4-5 लाख रुपए के कर्जे को चुकाने के लिए पूरा की पूरा परिवार शादी के तुरंत बाद आपको राजस्थान गुजरात में मिलेगा, पैसा लाएगा, फिर उस पैसे से फिर से उस कर्जे को चुकाएगा। तो ये जो एक चक्र बना हुआ है, कर्जा होगा, वो जाएगा, कमाएगा, फिर कर्जा चुकाएगा। उन्नति के लिए, उत्थान के लिए पैसा नहीं। तो ये हमारे वहाँ पे बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, दूसरे रोजगार के साधन नहीं है कि लोग यहीं पे रुक जाए, कमाएं। जमीन है, खेती बाड़ी कर सकते हैं, परंतु यहाँ की 90% जमीन एक खेती पर निर्भर है बारिश के कारण, और वो भी एक जुए के समान है। बारिश ठीक हो गई तो मिल जाएगा, बारिश ज़्यादा हो गई तो गल जाएगा, बारिश कम हुई तो पकेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो प्रकृति पे भी निर्भर है। अच्छा मौसम सब अनुकूल प्रतिकूल रहा तो अच्छा कुछ हो जाएगा, वरना वही लोग कर्जे की समस्या में डूब जाते हैं। बहुत अच्छे विचार आपने व्यक्त किए, और जो यहाँ की ज्वलंत समस्याएं हैं उसके बारे में भी बहुत अच्छा आपने प्रकाश डाला। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि वे अपनी सारगर्भित प्रतिक्रिया और अपने अमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराएं। आपके जो अमूल्य सुझाव हैं वो मानवता की रक्षा करेंगे और आदिवासियों के उत्थान में और गरीबों के उत्थान में कल्याणकारी होंगे। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को धन्यवाद।